हाँ ठीक है, आपको बच्चा चाहिए, मेरा छोटा भाई ले लीजिए। वो सिर्फ़ चंद माह का है और बहुत भूखा है। ये सुनते ही औरत पलटी और हैरत से जम सी गई। जब उसने देखा कि सिर्फ़ 11 साल का एक लड़का अपनी बाहों में एक नवमौलूद बच्चा उठाए खड़ा है। आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक आम सा दिन उसकी सारी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। वो बस बाज़ार से गुज़र रही थी जैसे वो अक्सर किया करती थी। बाज़ार की भीड़, शोर-शराबा, दूर दुकानों की आवाज़ें उनके कानों में गूंज रही थी, मगर उसका दिल कहीं और था। वो तेज़ कदमों से चल रही थी ताकि जल्दी से यहाँ से निकल जाए। सामने फल वाले की दुकान से मीठे आमों की खुशबू आ रही थी और दूसरी तरफ ताज़ा जलेबियों की खुशबू हवा में रची हुई थी। कोई सब्जियों के भाव ज़ोर-ज़ोर से पुकार रहा था, आलू ले लो, और सड़क किनारे बैठा एक आमिल आसान तरीके बता रहा था किस्मत बदलने की। लेकिन आयशा को उन सब चीज़ों से कोई दिलचस्पी ना थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि अचानक उसने अपने दुपट्टे के पल्लू पर एक हल्का सा खिंचाव महसूस किया तो वो यकदम रुक सी गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़रें एक दुबला पतला लड़के से मिली। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, शायद 10 या 11 साल होगी। उसके मैले कुचैले कपड़े और बिखरे बाल बता रहे थे कि वो कई दिनों से नहाया नहीं था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक गहरी और नाकाबिले बर्दाश्त उदासी। मगर सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि उसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था, वह मुश्किल 5 माह का। उसके कपड़े गंदे थे, चेहरा जर्द पड़ा हुआ था और सांसें इतनी हल्की थी जैसे वो अभी रोने की भी सकत ना रखता हो। फिर उस लड़के ने वो अल्फाज कहे जिन्होंने आयशा को अंदर तक हिला कर रख दिया, बाजी आपको बचा चाहिए। आयशा को लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या कहा तुमने? लड़के ने नज़रें झुका ली और आहिस्ता से दोहराया, अगर आपको चाहिए तो इसे ले लीजिए। आयशा का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ लम्हों तक वो कुछ बोल ही ना पाई। तुम ये क्या कह रहे हो? उसकी आवाज़ अब तक काँप रही थी। लड़के ने एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को किसी तल्ख हकीकत को कहने के लिए तैयार कर रहा हो। अम्मी ने कहा है कि अगर कोई रखना चाहे तो दे दो। आयशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखें लड़के के चेहरे से हटकर इधर-उधर भटकने लगीं, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। उसने बच्चे की माँ को तलाश करने के लिए नज़र दौड़ाई और फिर देखा कि सड़क किनारे एक औरत बैठी है। उसके गंदे और पुराने कपड़े फटे हुए थे, सर एक तरफ झुका हुआ था और हाथ में शराब की बोतल थी। आंखें खुली थी मगर उनमें कोई ज़िंदगी नहीं थी। वो बस ख़ला में घूर रही थी, जैसे दुनिया से कोई वास्ता ही ना हो। आयशा का दिल बैठ गया। उसने लड़के की तरफ देखा, फिर नौमौलूद की तरफ। तुम्हारा नाम क्या है? आयशा ने आहिस्ता से पूछा। हमज़ा, लड़के ने जवाब दिया, और ये हसन है। हमज़ा ने धीरे से कहा और बच्चे को और मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया, जैसे डर हो कि कहीं किसी तरह उसके हाथ से छूट ना जाए। आयशा ने गहरी सांस ली। तुम उसे क्यों देना चाहती हो? उसने पूछा। हमज़ा का चेहरा एक लम्हे के लिए बिल्कुल बेतासुर रहा। फिर उसने बहुत आहिस्तगी से कहा, क्योंकि उस अम्मी ने कहा है मैं इसे नहीं पाल सकता। उन्होंने कहा है कि मैं इसे ले जाऊं और किसी के दो दूं। वरना वो रुका। वरना क्या? आहिस्ता ने डरती हुई आवाज़ में पूछा। हमज़ा ने पहली बार अपने होंठ भींचे और फिर सरगोशी की। वरना वो उसे दरिया में फेंक देगी। आयशा का पूरा वजूद सुन्न हो गया। उसके जहन में लम्हे भर के लिए अंधेरा छा गया। वो समझ ही ना पाई कि कोई माँ अपने ही बच्चे को यूं कैसे छोड़ सकती है, कैसे वो उसे पानी में फेंकने की बात कर सकती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बाहें आगे बढ़ाईं और आहिस्तगी से हसन को अपनी गोद में उठा लिया। हमज़ा के चेहरे पर पहली बार कुछ तासुरात आई, हैरत और शायद कुछ खौफ। आप उसे रख लेंगी? उसने दबे दबे लहजे में पूछा। आयशा को जवाब देने में एक लम्हा लगा। उसने हसन को और मजबूती से थाम लिया। हाँ, उसने धीरे से कहा। उसे मालूम नहीं था ये एक लफ्ज़ उसकी पूरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, अब क्या होगा? क्या वो वाकई इस बच्चे को अपने साथ रख सकती है? क्या वो उसे अपना बच्चा बचा पाएगी? मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी, अगर उसने आज ये कदम ना उठाया तो शायद कल ये बच्चा ज़िंदा ना रहे। उसने हमज़ा का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले चलने लगी। बाज़ार की भीड़ अब भी वैसी ही थी, दुनिया अब भी अपने धब पर चल रही थी। लेकिन आयशा के लिए सब कुछ बदल चुका था। हमज़ा ज़्यादा बात के नहीं करता था। जब आयशा उसे अपने घर ले आई तो उसने कोई सवाल नहीं किया, बस सर झुकाए खामोशी से अंदर गया। उसकी चाल में एक अजीब सी मोहताती थी, जैसे वो हमेशा इस खौफ में रहता हो कि कोई फिर उसे हसन को छीन न ले। उसके कंधे सख्त थे और उसकी आंखें हर कोने को बारीक बीनी से देख रही थी, जैसे वो खतरे को भांप लेना चाहता हो। दूसरी तरफ हसन बिल्कुल मुख्तलिफ था।
جب عائشہ نے اسے پہلی بار ڈھنگ سے دودھ پلایا تو وہ بھوک سے بے قابو ہو کر زور زور سے رونے لگا، لیکن جیسے ہی اس کا پیٹ بھرا تو وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا۔ پہلی بار وہ کسی محفوظ جگہ پر سویا تھا، اس کی ننھی سی ساخیں ہموار ہونے لگی اور وہ عائشہ کی باہوں میں ایسے سمٹ گیا جیسے پہلی بار کسی نے واقعی اسے اپنا لیا ہو۔ مگر عائشہ کے دل کو سکون نہیں ملا، کوئی سایہ، کوئی اندیکھا خوف اس کے دل کو کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ عائشہ نے حمزہ سے پوچھا جب وہ اسے دیوار کے پاس بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، حمزہ نے مختصر سے جواب دیا۔ یہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم اور حسن اب محفوظ ہو، عائشہ نے نرمی سے کہا تاکہ اس کی آواز پر اعتماد لگی۔ حمزہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا، جیسے وہ کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ تم سو سکتے ہو حمزہ، عائشہ نے کہا۔ اگر میں سو گیا اور وہ آ گئی تو؟ حمزہ کے سوال نے عائشہ کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ کون؟ اس کے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ حمزہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خوف اور یقین کا عجیب سا امتزاج جھلک رہا تھا۔ امی، عائشہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ گہری اور بھاری آوازیں اتنی تیز تھی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ حمزہ جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بند ہو گئے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ آ گئی، اس نے سرگوشی کی۔ عائشہ نے فوراً حسن کو گدے پر لٹایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی انگلیاں کنڈی پہ رک گئی، اندر ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھولا۔ باہر سلمیٰ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرے پر غصے اور نشے کا ملا جلا اثر تھا۔ اس کی چال لڑکھڑا رہی تھی لیکن آنسوں میں کوئی جھجک نہ تھی۔ تو کیا سمجھتی ہے؟ تو میرے بچوں کو مجھ سے چھین لے گی؟ اس کی آواز بھاری اور کڑک تھی۔ دروازے پر کھڑی عائشہ پیچھے نہ ہٹی۔ تم نے انہیں بازار میں چھوڑ دیا تھا، کیا تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہو سکتا تھا؟ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا۔ سلمیٰ کی آنکھیں سکڑ گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ مجھے سب پتہ ہے، اس نے رکتے ہوئے کہا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ مجھے بس پیسے چاہیے، مجھے پیسے دے دو اور میں انہیں چھوڑ دوں گی۔ عائشہ کے وجود میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تمہیں پیسے چاہیے؟ اس نے تیز لہجے میں دہرایا۔ سلمیٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کمرے کے اندر حمزہ دروازے کے پاس دبک کر کھڑا تھا، اس کی انگلیاں کپڑے کو زور سے جکڑے ہوئے تھی۔ عائشہ نے گہری سانسیں روکی، پھر اندر گئے اور الماری سے کچھ نوٹ نکالے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ درست نہیں ہے، مگر اس وقت بچوں کو بچانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اس نے آہستہ سے پیسے سلمیٰ کی طرف بڑھائے۔ اب جاؤ، اس نے سختی سے کہا۔ سلمیٰ نے جھپٹ کر پیسے پکڑ لیے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ ختم نہیں ہوا، اس نے دھیرے سے کہا، پھر مڑی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ عائشہ فوراً دروازہ بند کر دیا اور ایک لمبی سانس لی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو حمزہ اسے گھور رہا تھا۔ آپ نے ہمیں خرید لیا، اس کی آواز میں ایسی کڑواہٹ تھی جو عائشہ نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ یہ الفاظ اس کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ نہیں حمزہ، میں نے تمہیں نہیں خریدا، میں نے تمہیں بچایا ہے۔ عائشہ کی آواز دھیمی مگر پر عزم تھی۔ حمزہ کی آنکھیں جھک گئیں، پھر کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ پہلی بار حمزہ کے دل کے اندر کہیں امید نے جنم لیا تھا، حالانکہ وہ اب بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ عائشہ کو لگا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے سوچا تھا کہ اس نے حمزہ اور حسن کو بچا لیا ہے، مگر حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ کڑوی تھی۔ رات کو اس نے حسن کو اپنے چھوٹے سے بستر پر سلایا تھا۔ حمزہ نے ہمیشہ کی طرح خود کو ایک کونے میں سمٹا لیا، لیکن کم از کم اس نے کچھ کھانا کھا لیا تھا، جو اس کے لیے بڑی بات تھی۔ عائشہ نے سکون کی سانس لی تھی کہ شاید اب حالات کچھ بہتر ہو گئے، لیکن صبح کا سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھ اچانک کھلی، جیسے کسی اندیکھے خوف نے اسے جگا دیا ہو۔ وہ سیدھی بچوں کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں بند کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ اس کے اندر دوڑ گئی۔ حمزہ، اس نے کمرے میں جھانکتے ہوئے پکارا، کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بستر کی طرف دیکھا، تکیہ خالی تھا، چادر الٹی پلٹی پڑی تھی۔ پھر اس کی نظر حسن کے پالنے پر گئی، وہ بھی خالی تھا۔ نہیں، اس کے لبوں سے کانپتے ہوئی آواز نکلی۔ اس نے گھبرا کر پورے کمرے میں نظریں دوڑائی کسی نشان کی تلاش میں۔ حمزہ کے پرانے کپڑے وہی تھے، اس کی ٹوپی چپلیں بھی ایک طرف رکھی ہوئی تھی، لیکن دونوں بچے غائب تھی۔ اس کی قدموں تلے زمین نکل گئی۔ حمزہ، حسن، وہ تقریباً چیخ پڑی۔ اس نے پورے گھر میں انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا، بیت الخلاء، کچن، برآمدہ، ہر جگہ، مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر مرکزی دروازہ پر پڑی، جو ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر سینہ پھاڑنے لگا۔ نہیں نہیں،
वो दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंची और बाहर झांका। सीढ़ियों की तरफ भागी, तेज़ी से नीचे उतरी और सीधी मेन गेट की तरफ बढ़ी। इमारत के बाहर गेट के पास एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसकी सफ़ेद मूछें और झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा हमेशा पुरसुकून रहता था, लेकिन उस वक्त वो कुछ बेचैन सा लग रहा था। बाबा जी, आयशा हाँफती हुई चौकीदार के पास पहुंची कि आपने हमजा और हसन को देखा है। चौकीदार ने तेवरी चढ़ाई, अरे बीबी, अभी तो उनकी माँ आई थी और उन्हें ले गई। ये अल्फाज आयशा के कानों में धमाके की तरह गूंजे। क्या? उसकी आवाज़ काँप गई। कब? कैसे? चौकीदार ने सर खुजाया। बस अभी थोड़ी देर पहले। वो ज़बरदस्ती अंदर घुसी और कहने लगी, ये उसके बच्चे हैं। मैंने रोका, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बोली कि वो उनकी असली माँ है और कोई उसे रोक नहीं सकता। आयशा के हाथ सुन्न हो गए, दिमाग बिल्कुल खाली सा हो गया। नहीं। उसके लबों से दबी दबी आवाज़ निकली। उसने कपकपाते हाथों से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाया। कॉल सीधी वेलफेयर ऑफिस में लगी। जैसे ही फ़ोन कांटेक्ट हुआ, उसने घबराहट में कहा, सलमा मेरे बच्चों को उठा कर ले गई है, आपको कुछ करना होगा। दूसरी तरफ से ठंडी सी आवाज़ आई, मैडम, अगर वो उनकी हयातियाती माँ है तो उसके पास कोई कानूनी हक है, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। आयशा की सांस रुक सी गई। क्या? वो तकरीबन चीख पड़ी। वो उन्हें पहले ही सड़क पर बनने के लिए छोड़ चुकी थी। वो शराबी है, उसे उनकी कोई परवाह नहीं। देखिए, हमें इस मामले की तहकीक करनी होगी। अभी के लिए हम मदाखलत नहीं कर सकते। फ़ोन कट गया। आयशा के हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर ही गया। ये हो क्या रहा है? उसने अंदर उभरने वाले गुस्से को रोका और ख़ुद को सँभालने की कोशिश की। अगर सलमा हमज़ा और हसन को ले गई थी तो कहाँ लेकर गई होगी? उसने सोचने की कोशिश की, हमज़ा ने पहले क्या कहा था? अगर मैं सो गया और वो आ गई, वो डरता था, लेकिन सिर्फ़ सलमा से नहीं, कुछ और भी था। आयशा ने तेज़ी से लोगों से पूछगछ शुरू की। वो गली-गली फिरने लगी, पड़ोसियों से सवाल किए, बाज़ार के दुकानदारों से भी पूछा। आखिरकार एक रेहड़ी वाले ने सर हिलाया। हाँ, मैंने देखा है। सलमा एक आदमी से बात कर रही थी। कैसा आदमी? आयशा ने फ़ौरन पूछा। लंबा, काले कोट में, लोग उसे राजा भाई कहते हैं। ये सुनते ही आयशा के कदमों तले ज़मीन निकल गई। राजा भाई, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पूरे इलाके के लोग कांप उठते थे। वो इस इलाके का सबसे ख़तरनाक आदमी था। जराइम, स्मगलिंग, नाजायज़ धंधे, हर जगह उसका नाम था। और अब हमज़ा और हसन उसके पास थे। आयशा के पेट में मरोड़ उठा और जानती थी कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उसे उन्हें वापस लाना ही होगा। हमज़ा की उँगलियां आयशा की हथेली को सख्ती से पकड़े हुए थी। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि आयशा को महसूस हुआ जैसे अगर वो हाथ छोड़ दे तो ये बच्चा किसी अंधेरे में ढलक जाएगा। दोनों अदालत के बीचों बीच खड़े थे, जहाँ सबकी नज़रें उन पर जमी हुई थी। कमरा अदालत बिल्कुल खामोश था, हर सांस, हर हरकत जैसे थम गई हो। जज ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, उनके सामने कई फाइलें खुली थी, मगर उनकी नज़रें बस हमज़ा पर टिकी थी। आयशा के सामने सलमा बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, होंठ खुश्क, मगर चेहरे पर वही गुरूर और सख्ती थी जो हमेशा रहती थी। उसके वकील के लबों पर हमेशा सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो मुकदमा जीत चुका है। वकील ने कुर्सी से उठते हुए हमज़ा की तरफ देखा। हमज़ा, तुम अपनी माँ से मोहब्बत करते हो ना? कमरा अचानक और ज़्यादा सन्नाटे में डूब गया। सबकी नज़रें हमज़ा पर थीं। लड़के की आंखों में हल्की सी झिझक थी, मगर उसने कुछ ना कहा। वकील ने हल्की मुस्कुराहट के साथ फिर सवाल किया, बेटा, तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? हमज़ा ने गहरी सांस ली, फिर पहली बार अपनी नज़रें वकील की आंखों में डाली। उसकी आवाज़ पुरसुकून मगर मजबूत थी। मुझे उस माँ की याद आती है जो मैंने हमेशा चाही थी, लेकिन वो माँ नहीं जो ये है। हमज़ा के उन अल्फाज पर पूरा अदालत कमरा सन्नाटे में डूब गया। सलमा का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। जज चंद लम्हे खामोश बैठे रहे, फिर उन्होंने गहरी नज़र कागजात पर डाली और फाइल के सफ़हात पलटने लगे। कमरा अदालत इंतज़ार में साकित था। आयशा की हथेलियाँ ठंडी हो गई थी। उसकी सांसें रुकी हुई सी लग रही थी। आखिरकार जज ने सर उठाया और उसकी गूंजती हुई संजीदा और फैसला कुन आवाज़ कमरे में फैल गई। यह अदालत फैसला सुनाती है कि हमज़ा और हसन की मुस्तकिल सरपरस्ती आयशा को दी जाती है। चंद लम्हों तक किसी को समझ ही ना आया हुआ क्या हुआ। फिर हमज़ा ने आहिस्ता से पलकें झपकाई और आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल झलक रहा था। उसका मतलब है कि हम यहाँ रह सकते हैं। उसकी आवाज़ में वो हल्की सी उम्मीद चमक रही थी जिसे वो अब तक दिल में दबाए बैठा था। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ हमज़ा, उसका मतलब है कि अब से तुम्हें हमेशा यहीं रहोगे। एक लम्हे के लिए हमज़ा कुछ ना बोला, फिर अचानक आगे बढ़ा और आयशा को ज़ोर से गले लगा लिया। चलो घर चलते हैं माँ। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और हमज़ा को मज़ीद मजबूती से पकड़ लिया।
اب وہیں تھے جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوستو اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔